नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो मेरे कलेजे का वो टुकड़ा है जिसे मैंने अपने खून और पसीने से सींचा है। मेरा नाम मीरा है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कांटों के ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ा है जहां रूह भी कांप जाए। मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी आम लड़की जैसी ही थी। सुनहरे सपने, आंखों में चमक और एक प्यारा सा परिवार। जब मेरी शादी स्मिथ से हुई तो मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मेरी झोली में आ गिरी हैं। स्मिथ एक बड़े घर का इकलौता वारिस था और मेरी सास का रसूख पूरे शहर में था। 1 साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो उस घर में जैसे दिवाली आ गई। हर तरफ मिठाइयां बांटी गई, होने वाले वारिस के लिए महंगे खिलौने खरीदे गए और मेरे लिए ना जाने कितनी दुआएं मांगी गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल के उस लेबर रूम की ठंडी हवा आज भी मुझे याद है। जब नर्स ने पहली बार आरव को मेरे हाथों में दिया तो उसकी मासूमियत देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पर वो खुशी महज कुछ सेकंड की थी। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। उन्होंने आरव की आंखों में एक छोटी सी टॉर्च जलाई, उसके हाथों की लकीरों को देखा और फिर सुमित को बाहर बुलाया। आधे घंटे बाद जब सुमित कमरे में वापस आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था बल्कि एक नफरत भरी कड़वाहट थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मीरा, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसे डाउन सिंड्रोम है। ये कभी आम बच्चों की तरह बड़ा नहीं होगा, कभी हमारा नाम रोशन नहीं करेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ताउम्र दूसरों पर बोझ बनकर रहेगा। उन शब्दों ने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और आरव की तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो कोई बच्चा नहीं, कोई अभिशाप हो। उन्होंने चीख कर कहा, इस खानदान को एक वारिस चाहिए था, कोई अपाहिज खिलौना नहीं। सुमित, इस कलंक को अभी के अभी यहाँ से दूर करो, वरना समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने आरव को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। मुझे लगा स्मिथ मेरा साथ देगा। वो मेरा पति है, वो बाप है। लेकिन स्मिथ ने मेरी तरफ पीठ फेर ली और बोला, मीरा, अगर इस बच्चे को इस घर में रहना है तो ये किसी नौकर की तरह रहेगा, और अगर तुम्हें इसकी वकालत करनी है तो तुम इसी वक्त इस घर की दहलीज छोड़ सकती हो। उस रात आसमान से तेज बारिश हो रही थी, जैसे कुदरत भी मेरे नसीब पर रो रही हो। मैंने अपना वही सूटकेस उठाया जिसे मैं शादी के दिन लेकर आई थी। एक तरफ महलों की सुख सुविधाएं थी, गर्म बिस्तर था, और दूसरी तरफ अंधेरी रात और एक विशेष बच्चा जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था। मेरी ममता ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, सुमित, आज तुमने सिर्फ इस बच्चे को नहीं बल्कि उस औरत को भी खो दिया है जो तुम्हारे लिए जान दे सकती थी। याद रखना, जिस बच्चे को तुम बोझ कह रहे हो, एक दिन ये दुनिया उसके नाम से उसे जानेगी। मैं उस आलीशान बंगले से बाहर निकल आई। बिजली कड़क रही थी और आरव तेज आवाज सुनकर सहम गया था। मेरे पास सिर छुपाने की जगह नहीं थी। मैं पास के एक पुराने बस स्टैंड पर पहुंची। वहां की बेंच ठंडी और गीली थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर आरव को लपेटा ताकि उसे ठंड न लगे। पूरी रात मैं जागती रही। बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोग मुझे और आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई अछूत हो। कोई कहता, देखो कैसी अभागन माँ है।
तो कोई कहता बच्चा ही ऐसा पैदा किया है तो किस्मत तो ऐसी होगी ही। पर उस रात उस अंधेरे में मैंने आरव की आंखों में देखा, वो सो रहा था बेखबर कि उसकी माँ अब सड़क पर है। उस पल मैंने एक कसम खाई कि मैं गिरूंगी टूटूंगी लेकिन इस बच्चे को कभी झुकने नहीं दूंगी। सुबह की पहली किरण जब फूटी तो शहर जाग रहा था, लेकिन मेरी दुनिया ठहर चुकी थी। रात भर की बारिश से सड़कें गीली थी और मेरी साड़ी भी। आरव भूख से कुनमुनाने लगा था। मेरी जेब में कुछ थोड़े से पैसे थे जो मैं मंदिर जाने के लिए अपने पर्स में रखती थी। मैंने पास की एक दुकान से दूध का एक छोटा पैकेट खरीदा और आरव को पिलाया। खुद के लिए एक घूंट पानी भी नहीं बचा था। अब सवाल था, जाऊं तो कहाँ जाऊं? मायके जाने का रास्ता बंद था क्योंकि मेरे पिता एक असूलों वाले इंसान थे और वो कभी सुमित के खिलाफ जाकर मुझे पनाह नहीं देते। मैंने तय किया कि मैं अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं शहर के उस इलाके की तरफ चल पड़ी जहां मजदूरों की बस्तियां थी। वहां एक छोटा सा कमरा जिसकी छत टीन की थी मुझे 300 रुपये महीने पर मिल गया। उस कमरे में ना बिजली थी ना खिड़की, बस चारों तरफ से ईंटें खड़ी थी। अगले दिन काम की तलाश शुरू हुई। मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन जब मैं आरव को लेकर इंटरव्यू देने जाती तो लोग मेरा बायोडेटा देखने की बजाय आरव को देखते। एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन प्रिंसिपल ने शर्त रखी, मैडम आप बच्चे को साथ नहीं ला सकती। मैं उसे कहाँ छोड़ती, किसके भरोसे छोड़ती? हार कर मैंने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखा और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गई। वहां मजदूरों की भीड़ लगी थी। ठेकेदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, मैडम ये कोमल हाथ ईंटें नहीं उठा पाएंगे, घर जाइए। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब हाथों की कोमलता पेट की आग के आगे कुछ नहीं है। आप काम दीजिए, अगर शाम तक काम पूरा ना हो तो मजदूरी मत दीजिएगा। उस दिन पहली बार मैंने अपने सिर पर ईंटों का तसला रखा। वो बोझ इतना भारी नहीं था जितना वो ताने भारी थे जो मेरे पीछे लोग मार रहे थे। देखो रईस खानदान की बहू आज मिट्टी ढो रही है। दोपहर की तपती धूप में जब पसीना आंखों में जाता तो जलन होती थी, लेकिन मैं रुकती नहीं थी। आरव को मैंने पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सुला दिया था। हर 10 मिनट बाद मैं ईंटें पटक कर दौड़ती और देखती कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं। शाम को जब मुझे मेरी पहली मजदूरी के 50 रुपए मिले तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन 50 रुपयों की कीमत उन लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा थी जो सुमित मुझे ऐशो आराम के लिए देता था। घर लौटते वक्त मैंने आरव के लिए कोई खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि वह तो अभी बहुत छोटा था। मैंने उन पैसों से उसके लिए एक नरम सूती कपड़ा और दूध का इंतजाम किया। जब मैं उस अंधेरी कोठरी में पहुंची तो आरव जाग रहा था। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसने अपनी नन्ही उंगलियों से मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वह देख नहीं पा रहा था कि उसकी माँ की हालत क्या है। उसके हाथों में छाले पड़ चुके हैं और उसका वजूद बिखर चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी हल्की सी मुस्कान आ गई। वह एक दिन के बच्चे की वो बेनाम सी शांति मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थी। मुझे लगा जैसे वह कह रहा हो, माँ तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं। लेकिन वो रात बहुत भारी थी। मेरे हाथों के छाले दर्द से फटने लगे थे।
कमर सीधी नहीं हो रही थी। मैंने ठंडे पानी से अपने जख्म धोए और आरव को सीने से लगाकर सो गई। उस तंग कोठरी में मच्छरों के बीच मुझे वो नींद आई जो सुमित के मखमल के गद्दों पर कभी नहीं आई। मुझे समझ आ गया था कि लड़ाई लंबी है और मैं इस लड़ाई के लिए तैयार थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में। आरव अब 5 साल का हो गया था। ये 5 साल मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। मैंने अपनी साड़ियों के पल्लू फाड़कर उसके कपड़े बनाए और खुद सूखी रोटी खाकर उसे फल खिलाए। आरव बाकी बच्चों की तरह दौड़ता नहीं था। वह धीरे चलता था। वह बाकी बच्चों की तरह साफ नहीं बोलता था। वह अपनी एक अलग ही भाषा में बातें करता था जिसे सिर्फ मैं समझती थी। बस्ती के बच्चे उसे अजीब कहकर चिढ़ाते थे। एक दोपहर की बात है। मैं काम से थकी हारी घर लौट रही थी। मैंने देखा कि गली के कुछ लड़के आरव को घेर कर खड़े थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे। आरव डरा हुआ एक कोने में दुबका था और रोने की बजाय बस अपनी आंखें नीचे खड़ा था। एक लड़का चिल्लाया, ए पागल, भाग यहाँ से, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। मेरा खून खौल उठा। मैंने दौड़कर आरव को अपने आंचल में छुपाया। मेरी आंखों में वो चंडी रूप था जिसे देखकर वो सारे लड़के सहम गए। मैंने चिल्लाकर कहा, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। ये पागल नहीं है, इसकी रूह तुम सबसे ज्यादा साफ है। उस दिन मैंने उन बच्चों की माताओं को भी खरी खोटी सुनाई जो अपने बच्चों को इंसानियत नहीं सिखा पाई थी। पर उस घटना ने आरव के मन पर गहरा असर किया। वह और भी गुमसुम रहने लगा। वह घंटों घर के बाहर मिट्टी में बैठा रहता। एक दिन मैंने देखा कि आरव एक टूटी हुई सूखी टहनी से जमीन पर कुछ उकेर रहा था। मैं पास गई और देखा। उसे देखकर मेरे हाथ से पानी का घड़ा छूट गया। उस 5 साल के बच्चे ने, जिसने कभी ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ी थी, मिट्टी पर मेरी एक तस्वीर बनाई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं काम से लौटते वक्त थक हार कर बैठती थी। उसकी उस रेखाकृति में एक दर्द था, एक ऐसी गहराई थी जो बड़े बड़े कलाकार नहीं दिखा पाते। मैंने उसी रात तय किया कि मैं भूखी रहूंगी, लेकिन आरव के लिए रंग और कागज का इंतजाम जरूर करूंगी। मैंने पास की एक रद्दी की दुकान से कुछ पुराने कागज खरीदे और एक सस्ती सी मोम वाली पेंसिल। जब मैंने वो रंग आरव के हाथ में दिए तो उसकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखी थी। उसने पहला रंग उठाया, लाल, और पन्ने पर एक बड़ा सा सूरज बना दिया। वह सूरज शायद उसकी उम्मीद थी जो हमारे अंधेरे घर में रोशनी करने वाली थी। लेकिन समाज अभी भी हमारे पीछे पड़ा था। पड़ोस की औरतें कहती थी, मीरा, इस लड़के पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? ये कभी कमाकर नहीं देगा। इसे किसी आश्रम में डाल दो और अपनी दूसरी शादी कर लो। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैंने उन औरतों की तरफ देखा और बड़े गर्व से कहा, ये मेरा बेटा मेरा निवेश नहीं है, ये मेरी जान है। और रही बात आश्रम की, तो जिस दिन माँ अपनी औलाद को छोड़ दे उस दिन दुनिया का अंत समझ लेना। वक्त गुजरता गया। आरव के रंगों की दुनिया बढ़ती गई, लेकिन हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना अभी बाकी था। आरव अब 7 साल का होने को था। मैंने सोचा कि अब उसे स्कूल भेजना चाहिए। मैं चाहती थी कि वह कम से कम अपना नाम लिखना सीखे और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैंने अपनी मजदूरी के पैसों से एक एक रुपया जोड़कर उसके लिए एक सफेद कमीज और एक छोटा सा बस्ता खरीदा। उस दिन आरव इतना खुश था कि
उसने रात भर अपना बस्ता अपने सिरहाने रखकर सोया। अगले दिन मैं उसे शहर के एक सरकारी स्कूल में लेकर गई। वहां लंबी कतार थी। जब मेरा नंबर आया तो हेडमास्टर ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने आरव से उसका नाम पूछा। आरव ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलने की कोशिश की, आरव, लेकिन उसके शब्द साफ नहीं थे। हेडमास्टर ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और रूखे स्वर में बोले, मैडम, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। हमारे पास ऐसे बच्चों के लिए ना तो टीचर है और ना ही जगह। आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में ले जाइए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर, ये बहुत होशियार है। ये चित्रकारी बहुत अच्छी करता है। बस इसे एक मौका दे दीजिए। ये धीरे धीरे सब सीख जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने सबके सामने कह दिया, बाकी बच्चों के माँ बाप शिकायत करेंगे कि एक पागल बच्चा उनके बच्चों के साथ पढ़ रहा है। इसे यहाँ से ले जाइए। पागल, वो शब्द मेरे कानों में गर्म पिघले हुए लोहे की तरह उतरे। मैं आरव का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। आरव ने अपनी मासूम आंखों से मेरी तरफ देखा और पूछा, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे गले से लगा लिया और बीच सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन मुझे समझ आया कि दुनिया सिर्फ उनके लिए है जो परफेक्ट है। जो थोड़े से अलग हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया कि अगर स्कूल आरव को नहीं बढ़ाएगा तो मैं उसे बढ़ाऊंगी। मैं काम से लौटते वक्त रद्दी वाली दुकान से पुरानी किताबें उठा लाती। रात को चिमनी की हल्की रोशनी में मैं उसे अक्षर पहचानना सिखाती। मजदूरी का काम अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था और धूल मिट्टी की वजह से मुझे अक्सर खांसी रहती थी। लेकिन आरव के रंगों का खर्चा और घर का किराया देने के लिए मुझे रुकना मंजूर नहीं था। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़े साहब अपनी महंगी कार से आए। उनकी नजर कोने में बैठे आरव पर पड़ी, जो सीमेंट की खाली बोरी पर अपनी टूटी हुई पेंसिलों से एक नक्शा बना रहा था। साहब आरव के पास गए और उसकी ड्राइंग देखी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये बच्चा तुम्हारा है? मैंने डरते हुए हाँ कहा। मुझे लगा शायद वो डांटेंगे कि बच्चा यहाँ क्यों बैठा है, लेकिन उन्होंने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, इस बच्चे में कमाल का विजुअल सेंस है। शहर में एक आर्ट कंपटीशन हो रहा है, इसे वहां जरूर ले जाना। उस कार्ड को पकड़ते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा जैसे भगवान ने खुद हाथ बढ़ाकर हमें इस दलदल से निकालने का रास्ता दिखाया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। कुदरत के खेल भी अजीब होते हैं। जब लगा कि अब रास्ते खुलने वाले हैं, तभी मेरी किस्मत ने मुझे फिर से जमीन पर पटक दिया। बरसों की धूल, मिट्टी और पत्थर ढोने की वजह से मेरे फेफड़ों ने जवाब दे दिया। एक सुबह जब मैं उठी तो मेरे मुंह से खून आ गया। मैं बिस्तर से उठना तो चाहती थी, पर शरीर में जान ही नहीं बची थी। आरव, जो अब 8 साल का हो गया था, उसने जब मुझे उस हालत में देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। वो चीख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी चीख से कहीं ज्यादा तेज थे। उस दिन पहली बार उस छोटे से बच्चे ने घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा ली। वह भागकर पड़ोस से पानी लाया, अपने हाथों से मेरी पट्टी की और मुझे हौसला देने की कोशिश करने लगा। हमारा राशन खत्म हो चुका था। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। आरव ने क्या किया जानते हैं?
उसने अपनी वो सबसे प्यारी पेंटिंग्स उठाई जिन्हें वह अपनी जान से ज्यादा चाहता था और उन्हें लेकर बाजार की तरफ निकल गया। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने गले में एक तख्ती टांग ली जिस पर लिखा था, मेरी माँ बीमार है, कृपया ये पेंटिंग खरीद लीजिए। सोचिए, उस 8 साल के मासूम पर क्या गुजरी होगी जब लोग उसे धक्का देकर हटा देते थे। कोई कहता, ये पागल बच्चा क्या बेच रहा है, तो कोई उसे भिखारी समझकर 2 रुपए फेंक देता। आरव वो 2 रुपए नहीं उठाता था, वह अपनी मेहनत की कीमत चाहता था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ दवाइयां और 2 सूखी रोटियां थी। वह मेरे पास आया और इशारों में कहा, माँ तुम खाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ। उस रात मैं फूट फूट कर रोई। मुझे लगा कि जिसे मैं पाल रही थी आज वो मेरा बाप बनकर मेरी रक्षा कर रहा है। 3 दिनों तक वह बच्चा भूखा रहा ताकि मुझे दवाई खिला सके। चौथे दिन वही साहब जो कार से आए थे वो हमें ढूंढते हुए हमारी झोंपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने जब हमारी हालत देखी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, मीरा, इस बच्चे की तपस्या बेकार नहीं जाएगी। कल शहर की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता है। मैंने आरव का नाम दर्ज करा दिया है। अगर आरव वहां जीत गया तो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह आरव ने मुझे सहारा देकर उठाया। मेरी हिम्मत नहीं थी चलने की, पर आरव की आंखों में जो उम्मीद थी उसने मुझे खड़ा कर दिया। हम उस बड़े हॉल में पहुंचे जहां शहर के रईस और बड़े बड़े कलाकार आए थे। वहां की चकाचौंध देखकर एक पल के लिए मैं सहम गई, पर आरव, वह आज डरा हुआ नहीं था। उसके हाथ में वही पुरानी पेंसिलें थी, पर उसके दिल में अपनी माँ को बचाने का जुनून था। हॉल में सन्नाटा था। एक तरफ बड़े बड़े घरों के बच्चे थे जिनके पास महंगे रंग और ब्रश थे, और दूसरी तरफ मेरा आरव जिसके पास कपड़े फटे थे पर हौसला पहाड़ जैसा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबको 3 घंटे का समय दिया गया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जिंदगी के दर्द को उस सफेद कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। जब समय खत्म हुआ तो जजों की टीम एक एक करके पेंटिंग्स देखने लगी। जब वे आरव की पेंटिंग के पास पहुंचे तो वे जैसे पत्थर के बन गए। आरव ने क्या बनाया था जानते हैं? उसने एक औरत बनाई थी जिसके हाथ छालों से भरे थे जो ईंटें ढो रही थी, लेकिन उसकी परछाई में एक शेरनी खड़ी थी जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। उस पेंटिंग का नाम था मेरी माँ, मेरी दुनिया। मुख्य जज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आज तक हमने बहुत सी कलाकारी देखी है, पर आज हमने एक रूह की पुकार देखी है। इस प्रतियोगिता का विजेता है आरव। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर आगे आया। वह सुमित था, मेरा पति। आरव की कामयाबी की खबर सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया था। उसने मंच पर आकर आरव को गले लगाना चाहा, पर आरव सहम कर मेरे पीछे छुप गया। सुमित मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मीरा, मुझे माफ कर दो। जिसे मैं कलंक समझ रहा था, आज उसकी वजह से मेरा सिर फक्र से ऊंचा है। चलो घर वापस चलो। मैंने सुमित की आंखों में देखा और बड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सुमित, जिस दिन इस बच्चे को एक पिता के साय की जरूरत थी उस दिन आपने दरवाजा बंद कर लिया था। आज आरव को आपके महल की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपना घर बना लिया है। आप जिस खानदान के वारिस की बात करते थे, आज इस बच्चे ने उस खानदान का नहीं
बल्कि एक माँ की ममता का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हमें माफ कीजिए, हमारी दुनिया अब आपसे बहुत अलग और बहुत खूबसूरत है। स्मिथ बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जीत सिर्फ पैसों की नहीं होती, जीत उस विश्वास की होती है जो एक माँ अपने बच्चे पर करती है। दोस्तों, आज अरव एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। हम आज भी साधारण रहते हैं, पर अब हमें कोई अजीब या पागल नहीं कहता। लोग अब मुझे मीरा नहीं बल्कि अरव की माँ कहकर बुलाते हैं। मेरी कहानी उन सभी माताओं के लिए है जो मुश्किलों से लड़ रही हैं। याद रखिए, आपका बच्चा ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। उसे दुनिया की नजरों से मत देखिए, उसे अपनी ममता की नजर से देखिए। अगर आप उस पर विश्वास करेंगी तो एक दिन पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। मेरी गरीबी और संघर्ष का अंत आरव की एक मुस्कान के साथ हुआ। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हारी नहीं, मैं जीत गई। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो